ओके सो आज हम शुरू कर रहे हैं और क्या शुरू कर रहे हैं? मैग्नेटिक्स हमारा टॉपिक है आज। ठीक है, मैग्नेटिज्म का। और उसके सवाल करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है तो उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम डॉट बी। बताएं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। एम डॉट बी, ठीक है। तो अगर उसको हमने क्या किया, मैग्नेटिक मोमेंट आई मीन परपेंडिकुलर, यानी देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल को आपने ऐसे खड़ा किया हुआ है माइनस एम से प्लस एम। तो इस समय जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम डॉट बी। तो थीटा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का हो गया तो एम डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। याद रखना, जब अगर ये बार है आपकी माइनस एम से प्लस एम, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस एम डॉट बी। माइनस एम बी होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। जब थीटा इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी है। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी एम बी है। ठीक है। और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें यहाँ पर अटेम्प्ट करते हुए जा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 0। क्या सही है आंसर? अच्छा, कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है? कौन से केस में पोटेंशियल? नहीं, 90 में नहीं। जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस एम बी मिनिमम है, 0 ज्यादा है और एम बी और ज्यादा है। और अपन को मालूम है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है अपन उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक ही क्वेश्चन आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। याद रखना, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो हमेशा उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट करें, चेक कर ले आंसर। वेरी गुड। आइए, ये एक और सवाल है। तो ये सवाल वैसे मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने वहां तक पहुंचा नहीं था, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक नीडल है जो कंप्लीट 20 ऑसिलेशन करती है 5 सेकंड में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नीडल इज इतना इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल इज, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। इस वैल्यू को अपन को निकालना है, एक्स की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली क्या होता है, हमें मालूम है कि टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। अब टॉर्क इक्वल टू, अगर आपने 11 का एक चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें होता है आई अल्फा, आई इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये भी होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। ठीक है, और अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो मैं आई अल्फा को लिख सकता हूँ एम बी थीटा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है इसलिए आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? अल्फा इक्वल टू बोल सकता हूँ मैं माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। ठीक है, और इस पूरी टर्म को मैं बोल देता हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया अंडर रूट एम बी बाई ए। ठीक है, अब मतलब मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, बेसिकली क्या, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा हो गया। और अगर आपको मालूम हो एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। ठीक है, तो चलिए, तो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा, इस पूरी टर्म को मैं ओमेगा स्क्वायर मान लेता हूँ। ठीक है, तो ओमेगा हो गया मेरा एम बी अपॉन आई। और टाइम पीरियड जो होता है फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दी तो यह आ जाएगा आई अपॉन अंडर रूट एम। ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, ये याद होना चाहिए। ये आया कैसे, मैंने तो फिर यहाँ पर भी वो भी ड्राइव कर दिया। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है तो अगर वो ऑसिलेशन करती है तो उस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है इससे कैलकुलेट करते हैं। आई जो है यहाँ पर करंट नहीं है, आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल आपको दे रखा है। अब आप देखिए फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी दे रखा है 0.049 टेस्ला, ये दे रखा है आपको। अच्छा, कितने ऑसिलेशन करती है? 20 कंप्लीट ऑसिलेशन करती है 5 सेकंड में।
यानी कि एक ऑसिलेशन टाइम कितना हो गया, 20 ऑसिलेशन करने में 5 सेकंड लग रहे, तो एक ऑसिलेशन करने में 5/20, तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसका 5/20 मतलब 1/4 सेकंड। ये समझ में आया। आई कितना दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 × 10⁻⁶, 9 × 10⁻⁶ kg/m², ये आई हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट भी दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है x × 10⁻⁵ m²। क्या अपन अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। अब तो वैल्यू डाल के पुट करके सॉल्व करनी है, ठीक है। मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा आंसर दे रखा है, चलो इसका आंसर आ जाएगा 1280 आई थिंक, ठीक है, m²। फॉर्मूला कैसा आया ये भी अपन ने समझ लिया, और अगर हम फॉर्मूला नहीं भी समझे तो अपन सीधा याद भी रख सकते हैं, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला। ये सवाल 2 बार आया हुआ है नीट में। क्या हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए आप। एक टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। तो देखिए हमें मालूम है एक रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 I/2r, पढ़ा था अपन ने। और अगर उसमें टर्न्स हो जाते हैं तो ये बन जाती है μ0 Ni/2r, ये भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। क्या करंट मालूम है मुझे, बिल्कुल मालूम है, करंट की वैल्यू मालूम है मुझे 7 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स पता है 100 टर्न्स, कैपिटल N = 100 टर्न्स। आर पता है 10 सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर ना 10 सेंटीमीटर, आर मतलब हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। और टेक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दे रखी, तो ठीक है इसमें फॉर्मूला रख दिया 4π × 10⁻⁷, n की वैल्यू होगी 100 टर्न्स, आई की वैल्यू होगी 7 एम्पियर, 0.1 मीटर, ठीक है। इसको अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया, ओ सॉरी 2 × 0.1, 2 × 0.1, 10 सेंटीमीटर है ना, सो मैंने मीटर में लिख दिया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, और सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे ख्याल से 10⁻⁷ है ना, पूरा करूं तो चलो 4π × 10⁻⁷, और ये भी 7, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 10⁻3/2, ठीक है। दिस इज, ये हो जाएगा 10⁻⁴, ये और ये 4π × 7/2, ये 2π × 7 हो जाएगा, और 2π × 7, 2π × 7, 2 × 3.14 × 7, तो दिस इज 6.28 × 7, और ये हो जाएगा 44.28 × 10⁻⁴, तो 4.4 मिली टेस्ला। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशंस है, मतलब ठीक है। फिजिक्स तो मैं जैसे बोलता हूँ 5 मिनट की है, 2 मिनट की फिजिक्स से ज़्यादा फिजिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। आ जाओ, एक आयरन बार है जिसकी लेंथ है L और मैग्नेटिक मोमेंट है M। इट इज बेंट एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। ये वाले सवाल बहुत सारे किए थे, मतलब याद कीजिए, बहुत सारे सवाल किए थे यार अपन ने। एक वायर है, उसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया, उसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया, सॉरी ऐसे तो नहीं बेंड किया, है ना, इसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात आई थी, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, वो याद रखना। तो यहां पर क्या है, एक वायर था जिसकी लेंथ थी L, इसको मैंने बेंड कर दिया, मिडिल में से बेंड किया, तो यानी कि ऐसा बेंड हो गया है, ठीक है। ये हो गया L/2, ये भी हो गया L/2, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब मुझसे पूछा है कि बताओ, क्या बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ उसका, ठीक है। मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मुझे मालूम है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट तो इसका अभी भी M ही रहेगा, लेकिन इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी। याद रखना, जब भी अपन किसी वायर को बेंड करते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाता है। सीधा वायर है, देखो क्या होगा, मान लीजिए कोई वायर ऐसा था, अब मैंने उसको बेंड कर दिए, राइट एंगल ट्राइंगल ये बना दिया,
तो अब ये भी L/2, ये भी L/2। अब ये जो रिफ्रैक्टिव लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी, L/2 और L/2 पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा L²/4 प्लस L²/4 विच इज L²/2, यानी कि L/√2। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट था इसका m इंटू एल था, इसका पहले मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट था पहले m इंटू एल। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m इंटू L/√2। तो देखिए अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, घट गया। तो जब भी अपन किसी वायर को बेंड करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट घट जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये लेंथ कितनी होगी, ये भी लेंथ L/2 होगी, क्यों नहीं, ये वाली लेंथ कितनी होगी, अच्छा ये भी एक और चीज लॉजिक समझो, हाँ बहुत अच्छा लॉजिक दिया, ये साइड बराबर ये साइड बराबर, तो ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर, ठीक है, ये एंगल बराबर और ये एंगल बराबर, अगर ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर, ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये L/2 ये L/2 तो ये भी L/2। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m इंटू इफेक्टिव लेंथ L/2, तो mL/2, ठीक है, यानी कि पहले m था तो अब m/2 गया। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है पोल स्ट्रेंथ। छोटा m होता है पोल स्ट्रेंथ, बड़ा m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ L, याद रखना। मैं तो इसका इनिशियली कैपिटल M था, पोल स्ट्रेंथ इनटू लंबाई, अब नया m डैश हो गया, पोल स्ट्रेंथ अभी भी वही है, ये हो गया L/2, यानी कि जो पहले वाला था उसका आधा हो गया, ठीक है। 48% बच्चों ने सही किया ये। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। तो देखिए यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, दोनों फील्ड लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया इन द रीजन सच दैट इज वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब आप बताइए क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो अपन को मालूम है F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, किसी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल पे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज नेगेटिव है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन फोर्स उल्टा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता। जब इसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो आप बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, घटेगी ना। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो उसके उल्टे मुझे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो घटेगी ना, स्पीड डिक्रीज। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म एंड देखो अब क्या होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पे तो सर मैग्नेटिक फोर्स भी लगना चाहिए, देख लेते हैं। हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है QV sin थीटा। अच्छा वेलोसिटी भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अरे ये पढ़ा था ना हमने, QV क्रॉस B, इधर ही प्रोजेक्ट किया, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा क्या हो गया 0, थीटा 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स 0, इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। तो जो भी फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इसलिए इसकी स्पीड जो होगी डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए अलोंग, ये अपने करा हुआ है, along straight wire of length 2 meter, mass 250 kg, suspended horizontally in a uniform horizontal magnetic field of 0.7 Tesla. The amount of current flowing through the wire will be, एक बार ट्राई करो। एक वायर है, ठीक है, इसको मैंने सस्पेंड किया हुआ है, तो इसका मतलब है सस्पेंड करने का मतलब mg तो नीचे लगेगा हमेशा, इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स होगा जो ऊपर लग रहा होगा, वही सस्पेंड कर रहा होगा, ठीक है। अब इसमें अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, कौन सी करंट हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, इसकी लेंथ है 2 मीटर, मास है 250 ग्राम, लेंथ है 2 मीटर, मास है 250 ग्राम, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है 0.7 टेस्ला,
मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा लगा हुआ है, करंट भी ऐसी फ्लो हो रही है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो गया, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है। A long straight wire current is suspended horizontally in uniform horizontal magnetic field. The amount of energy flowing through the wire will be. तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा वो आई एल बी आई एल, बिल मालूम है ना, बिल है ना, बिल फोर्स लगेगा, तो बिल फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, बी की वैल्यू कितनी है 0.7, करंट पता नहीं है, कोई बात नहीं, करंट की छोड़ दो, करंट को निकाल लेंगे, लंबाई कितनी है 2 मीटर, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, इसके mg के बराबर होगा, जो mg नीचे लग रहा होगा, यानी कि इसको बोल सकता हूँ 0.7 आई इंटू 2 इक्वल टू मास कितना है इसका 1/4 kg, 250 ग्राम को क्या लिखता हूँ 1/4 kg, और g कितना है 9.8, क्या यहाँ से करंट निकल जाएगी आराम से, ठीक है। तो करंट सॉल्व कर लेते हैं चलो इसको अभी, और आई ये हो गया, ठीक है, सो दिस इज 9.8 अपॉन 1.4 इंटू 4, तो विच इज 9.8 अपॉन 6.4, तो करीब करीब ये आ रहा है आपका 1. कितना आ जाएगा यार, 2 से तो कम ही आ रहा है ना, सीधी सी बात है, 2 से कम तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1.75 एम्पियर, इसमें मत दिया कर, वहाँ अलाउड नहीं होगी एग्जाम में स्मार्ट वॉच यूज करना, अभी क्यों करना पड़ा, आधे दिन मत डालो ना, आईपीएल मैच देखना है तो गली मोहल्ले के क्रिकेट से तो काम नहीं चलेगा ना, तुरंत स्मार्ट वॉच पे कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, 1.75 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला तो मैंने बहुत बार किया हुआ है, याद करो तो, a very long conductor wire is bent in a semicircular shape from A to B as shown in the figure, ठीक है, a very long conductor wire is bent in a semicircular shape from A to B, the magnetic field at point P for the steady state current configuration is given by the, क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वायर है बहुत लंबा, देखो इन्फिनिटी से आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर मैंने एक और वायर को मैंने बेंड कर दिया, और ये वापस ऐसे जा रहा है, करंट आई यूँ वापस यूँ चलेगी, ये पॉइंट पी जिसकी डिस्टेंस है सेंटर से आर, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था सेमी इनफाइनाइट, अगर एक वायर है और वो सेमी इनफाइनाइट है, उसके एक एक्सिस से पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो ये वाला थीटा तो 90 डिग्री होता है, ये वाला थीटा 0 जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता था μ0 I अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फॉर्मूला हो जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई डी, तो ये बेसिकली सेमी इनफाइनाइट वायर ही है, एक एंगल तो बहुत दूर जा रहा है, एक एंड तो बहुत दूर जा रहा है, और ये बिल्कुल देखिए इसी एक्सिस पर आ रहा है, तो थीटा 0 मान सकता हूँ, नहीं मान सकता इसका भी, तो पहले तो इस वायर की वजह से इस वायर की वजह से निकाल लूँ, दोनों का सेम ही होगा ना, तो मल्टी 0 क्यों जाएगा, डायरेक्शन देखो आप, इस वाले में करंट की डायरेक्शन है, पाम को एक्सटेंड करा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, ठीक है, इधर भी करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक पाम को एक्सटेंड किया नीचे, दोनों का जुड़ेगा, दोनों लंबे वायर का जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 μ0 I 4 पाई डी की जगह क्या जाएगा आर, डी की जगह आर जाएगा, ये तो आ गया 2 पाई आर जाएगा ना, तो अपन इसको सॉल्व करके सिंपली हो सकते हैं μ0 I अपॉन 2 पाई आर, ये किसकी वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड, इस पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से, अभी सर्कुलर पार्ट की वजह से नहीं निकाला अपन ने, सर्कुलर पार्ट का तो अलग से निकालना है, आपने सर्कुलर आर्क का एक फॉर्मूला देखा था याद हो तो, μ0 I अल्फा, क्या था फॉर्मूला वो, μ0 I अल्फा अपॉन 4 पाई आर, ये फॉर्मूला देखा था अपन ने। अब आप देखो सर्कुलर आर्क कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे, 180 बनाएगा ना, सेमी सर्किल है, अपन ये भी पढ़ा था अल्फा को हमेशा रेडियन में रखना है,
अल्फा को रेडियन में रखना है। ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 180 डिग्री का। तो म्यू जीरो म्यू नॉट आई, अल्फा की वैल्यू पाई, 4 पाई आर, पाई से पाई कट गया तो म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर, और ये म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। बड़ा कौन सा है इसमें यार, देखो कैलकुलेशन करके देखो कौन बड़ा है। इसमें नीचे कितने से डिवाइड हो रहा है 4 से, इसमें 2 इंटू पाई करीब 6 से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा ना। ठीक है, अच्छा इसका फील्ड कहाँ है, ये करंट जा रही है ऐसे एक्सटेंड किया, इसका फील्ड बाहर है, सर्कुलर आर्क का फील्ड बाहर है, इन दोनों का अंदर था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर माइनस म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस 2 अपॉन पाई। कैलकुलेशन है भैया, बहुत कैलकुलेशन है। पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, एक है पॉइंटेड इनटू द पेज, पहला ऑप्शन देगा अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सवाल है ये। हाँ वो देखो जल्दबाजी में होता है, ये होता है। आइए आप देखो ज़्यादातर मैथमेटिक्स है यार, फिजिक्स है नहीं इनमें क्वेश्चन, फिजिक्स का फॉर्मूला लगता है वायर कैरिंग करंट। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो, फिजिक्स पढ़ने से पहले मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रॉन्ग करो। आप 11 में इन चैप्टर को अगर लाइटली लेते हो ना तो ये जिंदगी भर रोना पड़ता है, फिर पछताना पड़ता है। भले इसमें 2 महीने लग जाए 3 महीने लग जाए, लेकिन मैथमेटिकल टूल स्ट्रॉन्ग करो पहले। अब ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं। A wire carrying a current I along the positive axis is length L. It is kept in the magnetic field. ठीक है, मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, होता नहीं होता, ये होता है आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी एल बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इट इज कैप्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कर दी हमने 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। एल की वैल्यू, एल कहाँ पर है, अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस पे रखा हुआ है, यानी कि जो एल की वैल्यू हो जाएगी वो एल आई कैप होगी नहीं होगी, एल आई कैप होगी। अब हमें क्या निकालना है, करंट दे रखी आई, आई को छोड़ो पहले तो एल क्रॉस बी निकालना है, सबसे बड़ा कस क्या है एल क्रॉस बी निकालना है। तो वो टेबल बनेगी आई जे के 2 3 माइनस 4 एल 0 0। ठीक है, अब इन्हें इसको सॉल्व करना है, तो देखो आई तो 0 हो जाएगा, आई तो 0 हो जाएगा, जे जो हो जाएगा माइनस 4 को माइनस 4 एल बाकी 0 हो जाएगा, और के जो हो जाएगा माइनस 3 एल, के हो जाएगा माइनस 3 एल। आप देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4l का स्क्वायर 16l स्क्वायर, 3l का स्क्वायर 9l स्क्वायर, 25l स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया 5l, मैग्नीट्यूड आ गया 5l। करंट कितनी थी आई, तो आई इंटू 5l, है कोई आंसर, है 5il। तो ये फिजिक्स, बाकी सब मैथ्स। A closely packed coil having 1000 turns has an average radius of 62.8 मीटर। सोचो किसका सवाल है, has average radius of 68.8, carrying by the coil is 1 ampere, the value of the magnetic field produced at the center of the coil will be, क्वेश्चन नंबर 9th। A closely packed coil 1000 टर्न है ना। अच्छा हमें मालूम है एवरेज रेडियस of the coil is 62.8 centimeter if the current produced by the wire of the coil is 1 ampere, current carried by the wire of the coil is 1 ampere, the value of the magnetic field produced at the center of the coil will be, center of the coil, सोलोनॉइड नहीं है, सोलोनॉइड की तो लेंथ होती है, इसमें लेंथ दे रखी है यहीं पर, तो लेंथ नहीं है ना, सोलोनॉइड तो नहीं है फिर ये। देखिए
वही सिंपल कॉइल है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। समझ में आया नहीं आया? चलो सॉल्व कर लो। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 थोड़ी होता, -7 थोड़ी होता, -7 होता है। एन कितना है? 1000 टर्न्स। करंट कितनी है? 1 एम्पियर। 2 आर कितना है? 62.8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 2 दिस विल बी 3.1 6.28 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 62.8। ये कट गया 10 टाइम, ये कट गया 1 टाइम, ये हो गया 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 आ रहा है। आंसर क्या है? आई डोंट नो, मतलब दोबारा देखिए कुछ गड़बड़ है। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 1000 टर्न्स 1 एम्पियर 2 आर 62.8 इंटू 10 की पावर -2, 2 से 2 काट दिया, 6.2 3.2 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, ये 10 की पावर 2 ऊपर चला गया, 10 की पावर 2 ऊपर चला गया। ठीक है, ये 10 टाइम्स कट गया, ये 10 सेकंड में 10 की पावर -3, मेरा 10 की पावर -3 टेस्ला आ रहा है। आई डोंट नो, हाँ सही है, मुझे कोई गलत याद रह गया, सही आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, द शेप ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग होता है तो जो आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, वो सर्कुलर बनती है, ऐसे से बनती है। ठीक है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनती है, ये क्रॉस नहीं करती कभी। मैंने ये गलती से दिखा दिया क्रॉस करना, ये ऐसे बनती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके आसपास बनेगी हमेशा। नेक्स्ट, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैन कैरी करंट ऑफ 5 एम्पीयर एंड 10 एम्पीयर रेस्पेक्टिवली। तो दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, एक में 5 एम्पीयर की करंट जा रही है, एक में 10 एम्पीयर की करंट जा रही है। Distance 10 centimeter from each other. Distance 10 centimeter from each other. The direction of current in two conductor is same. हमें मालूम है डायरेक्शन सेम होती है, अट्रैक्शन का काम करता है, बताया भी था मैंने। अट्रैक्शन मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये F, ये भी F। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन कंडक्टर्स, हमें मालूम फोर्स होता है F/L इक्वल टू होता है μ0 I1 I2 अपॉन क्या होता है? 2 पाई डी μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ रखा है, यानी कि F/L पूछा हमसे, तो μ0 की वैल्यू मालूम है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 5, I2 10, 2 पाई, डी की वैल्यू 0.1 मीटर। सॉल्व कर लेंगे। पहले तो बताओ अट्रैक्शन आएगा रिपल्शन आएगा? अट्रैक्शन, तो ये दोनों तो खत्म हो गए अपने। जब कंडक्टिंग वायर, जब कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो फोर्स अट्रैक्शन का होता है। मैंने समझाया भी था, मैंने पूरा बताया भी था क्यों अट्रैक्शन होता है, प्रूफ करके भी बताया था। तो इससे अट्रैक्टिव, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4 एंड इट इज अट्रैक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर कैरिंग करंट एट 1.1 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। अब ये मैंने आपको बताया नहीं था एक्सिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने सिर्फ सेंटर पे कैलकुलेट करना बताया था आपको, एक्सिस पे कैलकुलेट करना बताया था। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। तो मान लीजिए जैसे कि ये कोई लूप सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है r, और इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा दूर डिस्टेंस x पे आपको निकालना है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इक्वल टू μ0 I r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। ये x क्या है? ये डिस्टेंस है सेंटर से एक्सिस पे। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन में I किलोमीटर क्या हो गया? √2 एम्पियर। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियस होगी 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। x कितना हो गया? 1 मीटर अवे। x की वैल्यू कितनी होगी? 1 मीटर। μ0 की वैल्यू तो अपन सबको मालूम ही होती है, इसमें पुट कर लेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो आंसर आ रहा है ये 3.14 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, ये आंसर आ रहा है।
ठीक है, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। Biot-Savart law gives the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element of a current conductor. बिल्कुल सही बात है। जो Biot-Savart law होता है आइडियल साइन थीटा देता है। मैं एक छोटा सा पीस लेते हैं, अपन आइडियल पीस लेते हैं, इसकी वजह से किसी पॉइंट बी पी पर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वो होता है μ0/4πi dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का, μ0/4πi dl क्रॉस r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। इनफाइनिटेसिमल बहुत छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट की वजह से निकालते हैं। उसकी एप्लीकेशन आप सेकंड, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है हमारा, पहला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट। तो ये इनकरेक्ट वाले तो सारे गलत हो गए, बी और डी में से आएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? Biot-Savart law is analogous to Coulomb's inverse square law of charge q, with the former being related to field produced by a scalar source. अच्छा, पहली बात तो जो Biot-Savart law है उसमें स्केलर सोर्स नहीं होता, आइडियल जो होता है ना वो वेक्टर सोर्स होता है। दूसरी बात, बाय द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो Q होता है वो वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर होता है। तो स्टेटमेंट 2 में गलतियां बारंबार है, तो गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, गलत आंसर है। नीचे देख लो भैया एक्सप्रेशन। ये भी बोला पहला स्टेटमेंट गलत है, सही है। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हाँ टेक्निकल मिस्टेक, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे मालूम है क्वेश्चन, मैं जब कर रहा था तभी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, याद है मुझे, ठीक है। 2-3 सवाल और करेंगे, फिर बाकी पार्ट 2 कल करेंगे, तो सवाल बहुत सारे हैं। A long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per mm. If a 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid. Solenoid तो मैं मालूम है solenoid क्या होती है, ये solenoid होती है, ठीक है, जिसकी कोई लंबाई होती है, रेडियस होती है, इससे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है μ0 n I होता है। n क्या होता है? टर्न डेंसिटी होती है, और टर्न डेंसिटी पर लेंथ, तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 टर्न्स पर mm, मतलब 10 की पावर -3, तो बोल सकता हूँ 10 की पावर 5 इसकी टर्न डेंसिटी है, ठीक है। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I इक्वल टू 1 एम्पियर, और क्या है 4 पाई की वैल्यू जानते हैं हम, तो B इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 10 की पावर 5 इंटू 1, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -2, 4 पाई इंटू 10 की पावर -2 विच इज नहीं 3.14, तो ये 3.14 हो जाएगा 12.56। अरे इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाएगा ना, क्या सही है ना? 10 की पावर देख लेते हैं, सही। कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट होनी चाहिए, द गेम इज कैलकुलेशन। 15 क्वेश्चन, मैंने क्या 14 स्किप कर दिया गया, मैं करा है ना, पता नहीं क्यों, चलो करिए। एम्पियर सेकेंड लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ कंडक्टर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टडी करंट द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। आपको मालूम होता है, एक बताया था मैंने, अगर ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, इसमें यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह करंट, तो हमने एक तो बताया था कि r डिस्टेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था, और एक बट मान लिया अंदर r था और एक r बाहर था, दोनों जगह हमने कैलकुलेट किया था, उसका ग्राफ भी बनाया था, याद रखो उसका ग्राफ क्या था, फिर ऐसे था r इक्वल टू r तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और इसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो देखो, is a linearly increasing function of distance r up to the boundary of the wire and then decreasing with 1/r dependence on the outside region। ये तो एक पार्ट हो गया, ये तो गलत है, लीनियर डिक्रीज फंक्शन नहीं है, लीनियर इंक्रीज डिस्टेंस अप टू बाउंड्री वायर एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज विद 1/r होता है, हाइपरबोलिकली डिक्रीज होता है।
यहां पर तो इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, है ना, पर वो लीनियर वे में डिक्रीज नहीं करता, वो इस 1/r फॉर्म में डिक्रीज करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपने करा था। इसका इसमें अंदर जो निकालते थे अपन करंट, मान लीजिए 8 डिस्टेंस में करंट निकालनी थी तो अपन एम्पीयर सेकंड लॉ लगाते थे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, तो ये होता था बी इंटू 2πr। अपन यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते थे, आई हो जाता था म्यू नॉट। इस यहाँ पर जो आई होगी वो कितनी होगी, करंट डेंसिटी निकालते थे अपन। यहाँ पर इसको ये भी आई को बोल देते थे, ये जो आई होगी टोटल अगर करंट आई थी तो ये हो जाएगी r² ये बोलते थे अपन। भूल गए तुम सब लोग, ये आर भैया से आर भैया कट गए, तो म्यू जीरो आई आर अपॉन 2πr², ये फॉर्मूला आता था अपना मैग्नेटिक फील्ड का। तभी तो बोलते थे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और जब बाहर निकालते थे तो क्या बोलते थे, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई। इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर निकालेंगे तो बी इंटू 2πr म्यू नॉट आई। इस केस में बी इक्वल टू आ जाता था म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, म्यू जीरो आई आर अपॉन 2πr², अंदर निकालूंगा और ये बाहर निकालूंगा। तो आप देखिए इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ये लास्ट सवाल है यार, मैं थोड़ा सा है ना फिर कल करेंगे। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू कंडक्टर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron in that instant. क्या होगा भाई? अरे यार, कोई चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे ना, फोर्स क्या होता है, QVB। FM कितना होता है, QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। अच्छा, अब आप सोचो, ये तो हुआ करंट कंडक्टर PQ, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से, है ना। वेलोसिटी दे रखी है, करंट दे रखी है 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर करंट जा रही है तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। और एंगल 90 डिग्री होगा तो V क्रॉस भी क्या हो जाएगा, VB साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा वो QVB। Q की वैल्यू रख लो, V की वैल्यू रख लो। Q कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। V मालूम है, B मालूम है, और फोर्स निकाल लेंगे और ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 8 × 10 की पावर -20 न्यूटन। 8 × 10 की पावर -20 न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा अपना। ठीक है, तो अभी अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर सुबह सुबह कंटिन्यू कर लेंगे। 16 सवाल किए, थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला वॉर्मूला देख के आ जाओ और अच्छे से समझ। लग रहा है कोई से बहुत ज़्यादा सवाल टफ तो नहीं है PYQ। अपने जो पढ़ा था वो म्यू नॉट आई, सिंपल फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। सर्कुलर कोयल है, रिंग है, उसकी सेंटर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो म्यू नॉट NI अपॉन 2r। सोलेनॉइड है तो म्यू नॉट NI हो गया। ठीक है, दो फोर्स के बीच, दो कंडक्टिंग वायर्स के बीच में फोर्स निकाला है तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd होता है। यही तो फॉर्मूला है, और कौन सा फॉर्मूला आ गया इसमें। और एक वो है, अगर करंट कंडक्टर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अंदर निकालना है तो एक फॉर्मूला अलग आता है, बाहर निकालना है तो अंदर वो प्रोपोर्शनल टू R वेरी करता है, बाहर 1/r वेरी करता है। ये अपने पढ़ा था बस, है ना। और अगर सोलेनॉइड को टॉरॉइड बना देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI हो जाता है उसमें। ठीक है, ये N जो हो जाता है उसमें बस नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। तो ये है जो अपन ने पढ़ा था, अपन इसको अभी यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।